आज का विषय है अमूर्त बीज गणित। अमूर्त बीज गणित में प्रथमतः हम समूह एक टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं। समूह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेस्ड है। यदि इसका अध्ययन अच्छे से किया जाए तो हम आगे एनालिसिस या अलजेब्रा के जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनके अध्ययन में हमें सहायता मिल सकती है। अब समूह पढ़ने से पूर्व यदि हमें कुछ पूर्व ज्ञान जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसका ज्ञान हमें मिल जाए, हम रिवीजन कर लें उसका, तो हमें सहायता मिलेगी इसको समझने में। इसे पढ़ने के लिए यदि हमें समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, संबंध और फंक्शन जो हमने पूर्व क्लासेस में स्कूल्स में इसका अध्ययन किया हुआ है, फिर भी आज मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा जिससे आपको ग्रुप पढ़ने में सहायता मिलेगी। आप सभी जानते हैं समुच्चय क्या चीज है, उसके संकेत क्या होते हैं, समुच्चय पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं। साथ ही समुच्चय का एक बीजगणित का एक नियम है, वो नियम क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समुच्चय की परिभाषा रिवाइज करवाना चाहूंगा। समुच्चय विभिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसमें एक शब्द है सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब है कि जिन वस्तुओं का संग्रह हम कर रहे हैं वह संग्रह बिल्कुल स्पष्ट हो और हमें यह ज्ञात हो कि उस समुच्चय या संग्रह में हमने जो अवयव लिए हुए हैं, यदि हमसे पूछा जाए कि कोई अवयव आपको दिया जाए कि यह अवयव उस समुच्चय का पार्ट है या नहीं, तो हम इसमें निर्णय लेने में सक्षम होते हैं यदि वो संग्रह सुपरिभाषित है। उदाहरण के लिए यदि हम एक संग्रह लें कक्षा 7 के उन विद्यार्थियों का समूह जिनका वजन 35 किलोग्राम से अधिक है, तो ये जो संग्रह है क्या ये समुच्चय है? इस पर चर्चा करने के लिए हम ये देखें कि यदि किसी विद्यार्थी के बारे में हमसे पूछा जाए कि यह विद्यार्थी उस समूह में शामिल हो सकता है या नहीं, तो हमें देखना होगा कि वो कक्षा 7 का विद्यार्थी है या नहीं सबसे पहले। फिर उसका वजन जो कि आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यदि वो 35 किलोग्राम से ज्यादा है तो वो उस संग्रह का समूह का सदस्य है। इस प्रकार ये जो प्रॉपर्टी दी है 35 किलोग्राम से अधिक होना और 7वीं कक्षा का विद्यार्थी होना, ये सुस्पष्ट है, ये वेल डिफाइंड है। तो ये जो संग्रह है इसे हम समुच्चय कह सकते हैं। अब बात यह आती है कि ऐसा कौन सा संग्रह है जो समुच्चय नहीं है। संग्रह यदि लिस्ट में दिए हुए हैं, नाम से दिए हुए हैं, तब तो वो सुपरिभाषित है। लेकिन यदि प्रॉपर्टी के हिसाब से दिए हुए हैं कि इन प्रॉपर्टी वाले अवयवों को या सदस्यों को ही हम संग्रह में लेना है, तब हमें ये चर्चा करनी होती है कि वो गुण क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या सुपरिभाषित है, क्या वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड नहीं होने वाली ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो हम बात कर सकते हैं उसी कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों का समूह। अब बुद्धिमान एक ऐसा शब्द है जो स्पष्ट इस तरह से नहीं है कि किसी शिक्षक या किसी व्यक्ति की दृष्टि में एक विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है, दूसरे शिक्षक या दूसरे विषय का शिक्षक या दूसरे व्यक्ति के नजर में वही विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं भी हो सकता है। तो बुद्धिमान होना या बुद्धिमत्ता की जो परिभाषा है यदि वो डिफाइंड नहीं है तो हम यह क्लियर नहीं कर सकते कि कोई विद्यार्थी उस समूह में या उस संग्रह में या उस समुच्चय में है या नहीं। अतः ऐसा संग्रह जहां यह स्पष्टता नहीं होती है कि कोई अवयव उसका सदस्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बारे में हम निर्णय लेने में यदि असमर्थ हैं तो हम उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। मैं समझता हूं कि समुच्चय की परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी होगी और स्पष्ट हो गया होगा। इसके जो नोटेशंस हैं सिंपल हैं। स्मॉल लेटर्स जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उससे हम उसके सदस्यों को डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से सामान्यतः हम सेट या समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई अवयव
उस समुच्चय का सदस्य है तो उसके लिए हम कहते हैं x बिलोंग्स टू ए, जिसका कि सिंबल आप देख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए। यदि नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हमारे बहुत काम आने वाले संकेत हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है समुच्चयों के प्रकार, क्योंकि समुच्चय की थ्योरी पर ही ग्रुप की थ्योरी बेस्ड है, इसलिए हम इसके टाइप्स भी यहाँ देख लें। शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है, सारे प्रकार स्टडी करने की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ज्यादा काम आने वाले हैं उसको यहाँ पे मैंने शामिल किया है। एम्प्टी सेट या नल सेट और वॉइड सेट। अब ये बात आती है कि कोई सदस्य ही नहीं है तो भी वो समुच्चय है। बिल्कुल है, क्योंकि परिभाषा पे हम जाएं, जहां कंफ्यूजन है हम परिभाषा पे पहुंच के उसको हम क्लियर कर सकते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय है। अब यहाँ पर क्लियर है कि जो परिभाषा हम दे रहे हैं कि इसमें एक भी सदस्य नहीं है, तो हम कह सकते, कोई आपसे पूछे कि क्या ए उस समुच्चय का सदस्य है जो वॉइड या नल सेट है, तो हम कह देंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी परिभाषा स्पष्ट है कि इसमें कोई सदस्य नहीं है। अतः ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यदि हम अपने सेट नोटेशन में बीच में दो ब्रैकेट्स के बीच में जो नोटेशंस में हम अवयव लिखते हैं, यदि उसमें हमने शून्य लिख दिया तो वो एक एम्प्टी सेट या नल सेट या रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अवयव शून्य विद्यमान है। उदाहरण के लिए यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में उन अवयवों को लें, उन नंबर्स को लें जो 3 और 4 के बीच में, तो ऐसा कौन सा समुच्चय बनेगा, या ऐसा इसमें कौन कौन से संग्रह, इस संग्रह में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अवयव होते कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर विद्यमान नहीं है, प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है। अतः इस प्रॉपर्टी से जो सदस्य हमारे पास आएंगे उसमें जो समुच्चय बनेगा वो रिक्त समुच्चय बनेगा। सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसा अभी मैंने बताया कि यदि कोई अवयव नहीं है तो वो नल सेट है, और नल सेट के नोटेशन में यदि हमने 0 लिख दिया तो उसको हम रिक्त समुच्चय से कंफ्यूजन न करें, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे कि उसमें एक अवयव विद्यमान है। कुछ और संख्याओं पर जो समुच्चय में अवयव की संख्या पर आधारित है, पर बेस्ड है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या सीमित है वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का वह समूह जिसकी संख्या 7 से कम है, या जिनकी वैल्यू, जिनका मान 7 से कम है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वाले सेट में होंगे 6। तो परिमित संख्या में होने के कारण ये जो समुच्चय बनेगा ये फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट, जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट नहीं है, परिमित नहीं है, वह अपरिमित या इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने आप में एक अपरिमित समुच्चय है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि जिनमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ये भी एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल होंगे यदि उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और एलिमेंट्स भी सेम हो। आगे सबसेट बताने के बाद इक्वल सेट को हम वापस डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हो, बी के सारे अवयव ए में विद्यमान हो। तो ऐसे समुच्चय तुल्य समुच्चय या इक्वल सेट्स कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उस समुच्चय में अवयवों की संख्या उसका कार्डिनल नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 5 से कम मान वाले अवयव यदि हम लें तो उस समुच्चय की जो अवयवों की संख्या होगी वो 4 होगी, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर 4 कहलाएगा। अब बात आती है ऑपरेशंस कि इन समुच्चयों पर यदि हम सारे समुच्चय कंसीडर करें
तो इन पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ऑपरेशंस के नाम पर अंकों में हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबसे पहले ध्यान आता है, पर समुच्चयों पर भी ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं जो आपने पूर्व में पढ़ी हुई हैं। सिर्फ जो जो हमारे काम आने वाली हैं उनको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। संघ, यूनियन, दो समुच्चयों का यूनियन ऐसे बनाया जाता है कि जो यूनियन बनेगा या संघ बनेगा उसमें ए और बी के दोनों के अवयव विद्यमान होंगे, या तो ए में वो होगा या बी में होगा। इस प्रकार ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव से बनने वाला जो समुच्चय है वो ए और बी का संघ कहलाता है। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ए और बी के कॉमन एलिमेंट से जो बनेगा, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर और वर्ड है और यहाँ पर एंड वर्ड है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, हमें ये संकेत और इस लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दो समुच्चयों का अंतर भी निकाला जा सकता है। b माइनस ए, बी में से ए के अवयवों को हटा दें, वो अवयव जो ए में भी विद्यमान है उनको हटा दें तो हम b माइनस ए निकाल सकते हैं। सम्मित अंतर a माइनस बी और b माइनस ए दोनों ज्ञात करके उसका यूनियन लेने पर जो सेट प्राप्त होगा वो ए और बी का सम्मित अंतर कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट उन अवयवों का समुच्चय जो ए में विद्यमान नहीं है। और यूनिवर्सल सेट की परिभाषा में आपको आगे बताऊंगा। ऐसा सेट जिसमें जो हम कंसीडर कर रहे हैं जो सेट, उसके सभी अवयव उसमें विद्यमान हो। तो पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए वो एलिमेंट्स जो ए में विद्यमान नहीं है, वो ए कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जो आगे हमारे रिलेशन और फंक्शंस पढ़ने में भी काम आती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी दो समुच्चय यदि हैं तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट बनेगा वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ए क्रॉस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ए ऑर्डर्ड पेयर से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब हम एक स्मॉल ब्रैकेट में a, b लिखते हैं तो जो पहला अवयव है वो a का सदस्य है, सेट a का सदस्य है, और जो दूसरा एलिमेंट b हम लिख रहे हैं वो सदस्य b सेट का सदस्य है। इसमें हम ऑर्डर्ड इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि a, b जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू b, a, यानी कि पहले स्थान पर a सेट के ही सदस्य आने वाले हैं और दूसरे स्थान पर b समुच्चय के सदस्य ही आ सकते हैं, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि सेट A में 1, 2, 3 और B में 4, 5 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B में 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5 ये इसके मेंबर्स होंगे। सिमिलरली B क्रॉस A यदि हम देखें तो B क्रॉस A इसमें जस्ट रिवर्स हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि दोनों में सदस्य अलग अलग हैं क्योंकि A और B में एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। जहां हम देखते हैं 1, 1 एंड 4 का जो ऑर्डर पेयर है वो A क्रॉस B में तो है लेकिन B क्रॉस A में नहीं है। B क्रॉस A में तो 4 क्रॉस 1 है, इसलिए ये दोनों A क्रॉस B एंड B क्रॉस A जो है इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और प्रॉपर्टीज इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ आप इसको ध्यान रख लें कि ये प्रॉपर्टीज है जो हमें काम आती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स से बेसिकली रिलेटेड हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट होगा। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक रिक्त सेट है या एम्प्टी सेट है। समुच्चयों पर की संक्रियाएं हमने देख ली। अब संक्रियाओं के कुछ नियम होते हैं, उस नियम का अध्ययन ही उसका बीजगणित कहलाता है, उसकी अलजेब्रा कहलाती है। तो समुच्चय पे जो अलजेब्रा के नियम है वो हम देख सकते हैं। एक जो अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पर हम जिन पर मेंबर्स पर, जिन अंकों पर या जिन समुच्चयों पर हम ऑपरेट कर रहे हैं उनका ऑर्डर नहीं बदला जा सकता, तो वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। यदि किया जा सकता है ऑर्डर को चेंज, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सिंपल वे में यदि हम एडिशन को याद करें, एडिशन ऑपरेशन को याद रखें, तो 2 + 3 = 3 + 2 हम जानते हैं, इसलिए हम वहां कह सकते हैं कि एडिशन जो है नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अब सेट के केस में यूनियन और जो इंटरसेक्शन जो ऑपरेशंस हैं वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं। दैट इज A यूनियन B = B यूनियन A, दोनों का रिजल्ट समान आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि संघ एवं सर्वनिष्ठ समुच्चयों के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। सिमिलरली साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ आप देख सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C। तो हम इसका मतलब यह है कि यदि हम A और B के यूनियन लेके उसके पश्चात हम C के साथ उसका यूनियन लें, या हम पहले B और C का यूनियन लें उसके पश्चात A के साथ यूनियन लें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट, हमें समान परिणाम प्राप्त होंगे। सेम केस इंटरसेक्शन के केस में रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन में साहचर्य नियम का पालन होता है। अगला है वर्ग सम नियम, आइडम्पोटेंट लॉ। दो सेट का यूनियन, दो समान सेट का यूनियन, वही समान सेट प्राप्त होगा, इंटरसेक्शन भी वही समान सेट प्राप्त होगा। A यूनियन A = A एंड A इंटरसेक्शन A = A। नेक्स्ट नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। आप देख सकते हैं इस रूल को आराम से वेरीफाई भी किया जा सकता है, आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन समुच्चयों के केस में वितरण नियम का, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। इसी प्रकार दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होगा। इसी नियम को अल्टरनेटिवली इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कुछ और नियम हैं जिनकी जब जरूरत पड़ेगी हम चर्चा करेंगे। अब सेट थ्योरी में जो चीज हमने देखी है उसके बाद आता है सबसेट्स, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। ऐसा समुच्चय जिसमें, उदाहरण से आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास यदि समुच्चय A है जिसमें क्या हुआ है 1 2 3 4, एक समुच्चय हमारे पास B हम लें जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, तो जो 1 और 2 B के अवयव हैं वो A के अवयव में शामिल है। तो इस केस में हम कहेंगे B A का उपसमुच्चय है, सबसेट है। इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि A यदि B का सबसेट है, हम यहाँ पे रिवर्स मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, A यदि B का सबसेट है, इट मीन्स कि जो A के अवयव है निश्चित रूप से वो B में विद्यमान होंगे। X belongs to A, this implies that X belongs to B। एग्जाम्पल आपको शो किया हुआ है, 1 2 को कंटेन करने वाला एक सेट है, 1 2 3 4 उसका एक सुपर सेट है और 1 2 एक सबसेट है। तो जो A यदि सबसेट है और B यदि उसको कंटेन कर रहा है तो B को हम सुपर सेट कहते हैं। और यदि इसको सिंबॉलिकली, ये जो सिंबल है ये लिया यूज किया जाता है जो आप अच्छे से जानते हैं। आप नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो सबसेट नहीं है। तो 1 2 को कंटेन करने वाला सेट और 1 3 को कंटेन करने वाले सेट का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऐसा एलिमेंट है जो सबसेट जिसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें तो विद्यमान है, पर उसका सुपर सेट जो कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है उसमें विद्यमान नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, A इज सबसेट ऑफ A। किसी भी चीज को समझना हो कि ऐसा क्यों हुआ है तो हमें उसकी परिभाषा पे जाना चाहिए। ये जो इसकी परिभाषा है कि X belongs to A implies X belongs to B, तो हम यदि इस परिभाषा को देखें तो A का प्रत्येक अवयव A में शामिल है, ऑब्वियस है, स्पष्ट है। अतः हम कह सकते हैं A का सबसेट है। B है यदि कोई सेट तो B का सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ
एवरी सेट। इसी में एक प्रॉपर्टी और आपको बताना चाहूंगा कि नल सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो जब भी कोई दो सबसेट्स की हम बात करेंगे कि कौन से दो सबसेट हर सेट के विद्यमान होते हैं, तो एक तो नल सेट, एम्प्टी सेट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा सेट इटसेल्फ। तो दो इसके सबसेट्स हमेशा विद्यमान होते हैं। प्रॉपर सेट, if A and B are two sets, then A is called the proper subset of B. If A is subset of B, but B is not the subset of A. Proper का मतलब ये हुआ कि जैसे भी हमने देखा A का सबसेट हो सकता है। कोई ऐसा सबसेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान हो जो उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान नहीं हो जो A में हो। B A का एक सबसेट है। B में यदि हम देखें एलिमेंट्स, तो जो ए के एलिमेंट्स है उसमें से कोई न कोई यहां पर विद्यमान नहीं होना चाहिए। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरली जो प्रॉपर सबसेट होगा उसमें कम होंगे। नल सेट या फाई सेट जो है, जिसको नल सेट को फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ऑब्वियसली जब फाई में कोई सदस्य ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो उस रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है पावर सेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेट है। अभी हमने जब सबसेट पढ़ लिया तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक सेट के इतने सबसेट्स हो सकते हैं। तो एक सेट में यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स की संख्या 2 की पावर n हो सकती है, होगी। एग्जाम्पल के लिए यदि हम सेट A कंसीडर करें जिसमें दो एलिमेंट है P एंड Q, तो इसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं यदि हम वो बनाएं, तो एक तो एम्प्टी जो सेट है मैंने बताया आपको कि वो सबसेट होगा हर सेट का, तो इसलिए यहां पर इस ए सेट का भी ये सबसेट है। सिंगलटन सेट P को जो P है, चूंकि PQ जो हमने सेट लिया उसमें है इसलिए ये सबसेट है। Q सिंगलटन सेट है इसलिए ये A का सबसेट है, और सेट इटसेल्फ अपना खुद का एक सबसेट होता है इसलिए ये सेट खुद भी सबसेट के काउंटिंग में आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि जो सबसेट्स हैं ए के वो 4 हुए। फाई, सिंगलटन सेट जो P को कंटेन कर रहा है, सिंगलटन सेट जो Q को कंटेन करना है, और सेट इटसेल्फ जिसमें P और Q दोनों एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार इसमें टोटल सबसेट्स 4 हुए, दैट इज 2 की पावर n। इसको हम P A से रिप्रेजेंट करते हैं, P ब्रैकेट A, दैट इज पावर सेट ऑफ A। दैट इज पावर सेट ऑफ A इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A। किसी भी समुच्चय A का पावर सेट उसके सभी समुच्चयों का संग्रह होता है। यूनिवर्सल सेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेट्स हमारी कंसिडरेशन में है उन सबके एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि सेट A 1 2 3 B 2 3 4 C 3 5 7 है, तो यूनिवर्सल सेट वो एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला सेट होगा। इसके बाद आता है सेट थ्योरी के बाद संबंध। हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, उसका यहाँ पर यूज होगा संबंध का। A और B में अभी हम एक ऑर्डर पेयर की बात करें, A में यदि 2 अवयव हैं और B में यदि 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा उसमें कितने अवयव होंगे? 2 into 3 6। A के सभी अवयवों को लेकर B के सभी अवयवों के साथ यदि हम पेयर्स बनाएं तो हमें टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स प्राप्त होंगे। जो संबंध है वो A और B के बीच का जो संबंध है वो उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में से उस कोई नियम जो दिया हुआ है उसको फॉलो करने वाले जो एलिमेंट्स उसको यदि हम चूज करें तो जो संबंध R है वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो संबंध R की सिंपल सी डेफिनेशन है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसे हम जो ऑर्डर्ड पेयर उस संबंध को फॉलो कर रहे हैं उसे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर A, B बिलोंग्स टू R, उस संबंध को फॉलो करते हैं। या इसको अल्टरनेटिवली जो हम कहते हैं, जो संकेत प्रचलन में है वो है A इज रिलेटेड टू B, A का B से संबंध है, स्मॉल a अवयव का स्मॉल b अवयव से संबंध है, जिसे हम ये A R B भी लिखते हैं। जो प्रथम अवयव आएंगे उस सेट में वो डोमेन कहलाएगा, जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में वो उसका परिसर या रेंज कहलाते हैं। सपोज
हम एक ही सेट को कंसीडर कर रहे हैं, सेट ए से सेट ए में ही संबंध को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जो आर संबंध है वो आर संबंध ए पर परिभाषित है। प्रतिलोम संबंध, यदि आर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में होगा, दैट इज उसके प्रतिलोम संबंध में होगा। संबंधों के प्रकार, ज्यादा इसको हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार इसको रिवाइज करते हैं। स्वतुल्य संबंध, यदि सबसे पहले हम ये देखें कि जो हम यहाँ परिभाषित करने जा रहे हैं, परिभाषाएं देने जा रहे हैं, वो उसमें एक संबंध आर है और एक समुच्चय ए है। आर संबंध ए समुच्चय पर परिभाषित है। उस स्थिति में जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले है स्वतुल्य संबंध, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि ए के सभी अवयव स्वयं से रिलेटेड हैं, इट मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम कहेंगे ये संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और हम एक संबंध लें बराबर, इट मीन्स हमें देखना है कि 1 2 3 में वो अवयव जो बराबर वाले नियम का पालन करते हैं। तो हम देख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1, सो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स 1 is related to 1 by the relation equal. Similarly 2 is equal to 2, 3 is equal to 3. तो 1 2 3 तीनों के ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 2 3 3 रिलेशन आर में विद्यमान है, इसलिए यह रिलेशन एक स्वतुल्य रिलेशन है। इसी प्रकार सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए। आप यही जो मैंने अभी उदाहरण दिया था इक्वल में भी देख सकते हैं, 1 1 से रिलेटेड है तो 1 1 से रिलेटेड रिवर्स ऑर्डर में कर दें तो ये संबंध जो मैंने बताया अभी वो सममित संबंध भी है। एंटीसिमेट्रिक, यदि ए बी से रिलेटेड हो, बी ए से रिलेटेड हो, तो ऐसा तभी संभव हो जब ए और बी दोनों बराबर हो। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड ना हो, वो तभी हो जब ए और बी बराबर हो। अब आप ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेस देन 1 2 3 सेम सेट कंसीडर करें और रिलेशन कंसीडर करें इज लेस देन से छोटा है, तो 1 2 3 में 1 2 से छोटा है तो 1 कॉमा 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उस रिलेशन में विद्यमान है, लेकिन 2 कॉमा 1 उसमें विद्यमान नहीं होगा। वो 1 और 2, सिमिलरली 1 और 3, 2 और 3, ये तीन जो पेयर्स आएंगे, ये तीनों पेयर्स रिवर्स ऑर्डर में उसमें विद्यमान नहीं है। अतः यह संबंध जो लेस देन वाला संबंध है ये प्रतिसम्मित संबंध है। ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड है। तुल्यता संबंध, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक नियमों का पालन करने वाला संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। संबंध के प्रकार, जो भी तुल्यता संबंध पढ़ा उसके बाद आंशिक क्रम संबंध, जो स्वतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक हो, ऐसा संबंध आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। पूर्ण क्रम संबंध, टोटल ऑर्डर रिलेशन। आंशिक क्रम संबंध, यदि नियम का पालन करे, ए उसमें या तो ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो या ए बराबर बी हो, हर अवयव का कोई न कोई पेयर वहां पर मौजूद होना चाहिए, या तो ए बी मौजूद हो या बी ए मौजूद हो या ए बराबर बी हो, ऐसा संबंध टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध है। इस संबंध में एक विशेष वर्ड जो मैंने लगाया है उसमें ये प्रॉपर्टी है कि जब हम रिलेशन ए से बी में लेते हैं या ए से ए में लेते हैं तो ए का जो प्रथम अवयव है उसमें सभी अवयव विद्यमान हो और द्वितीय स्तर के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। इट मीन्स अ फंक्शन इज अ रिलेशन फॉर विच ईच वैल्यू फ्रॉम द सेट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज एसोसिएटेड विद द exactly one value from the set of second component of the ordered pairs। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध f है जिसमें a के प्रत्येक अवयव के संगत एक अद्वितीय अवयव भी विद्यमान हो। अब कहने का मतलब यह है कि जब हमने एक उदाहरण देखा 1 2 3 और देखा हमने लेस देन, तो वहां हमने देखा कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले रिलेशन में वो था 1 2 1 3 और 2 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 दो स्थानों पर मौजूद है,
यानी कि 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 को एक ही स्थान पे आना था, 2 को प्रथम स्थान पर है, लेकिन 3 जो है वो प्रथम स्थान पर नहीं है। 3 का किसी से भी कोई संबंध नहीं है, जबकि फंक्शन वो है जिसमें 1 2 3 तीनों किसी न किसी अवयव से रिलेटेड होने चाहिए, तीनों को प्रथम स्थान पर आना ही चाहिए था। दूसरा, 2 बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें अद्वितीय अवयव बी में विद्यमान हो। आप देख सकते हैं इस परिभाषा में लिखा हुआ है अद्वितीय अवयव बी में विद्यमान हो, यानी कि यदि 1 2 और 1 3 आ गया तो 1 2 से रिलेटेड हो गया, 2 बार आ गया। इट मीन्स ये एक संबंध तो है पर एक फंक्शन नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का जो संकेत है मैथमेटिकली हम एफ ए टू बी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एफ ए से बी में एक संबंध है। फलन के प्रकार जो हमने अब तक पढ़े हुए हैं, इनटू फंक्शन अंतरक्षेपी फलन जिसे कहते हैं, जिसमें जो रेंज है वो कोडोमेन बी का सबसेट होगा, यानी कि वहां पर कोई न कोई बी में ऐसा अवयव होगा जो किसी भी एक अवयव की इमेज या रिलेशन उसका नहीं है। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन यानी कि प्रत्येक अवयवों की जो भिन्न अवयवों की इमेजेस या जो रिलेशंस हो वो विभिन्न अवयवों से हो, 2 अवयवों से एक अवयव नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन, जब रेंज सेट जो है वो कोडोमेन सेट के बराबर हो तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इन 3 बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। मेनी वन फंक्शन जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन फंक्शन है। 1 1 और इंटू हमने अलग अलग पढ़े, जो दोनों हो जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो 1 1 इंटू है। मेनी वन इंटू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन जिसे हम बाइजेक्शन भी कहते हैं, और मेनी वन ऑन टू फंक्शन बहुएकी आच्छादक फलन, ये इसके टाइप्स हैं। अब हम बेसिक इस नॉलेज के बाद हम ग्रुप पढ़ने में हमें आसानी होगी, क्योंकि आगे जो बाइनरी ऑपरेशन जो फर्स्ट ग्रुप की एक डेफिनेशन है, ग्रुप में जो स्टार्टिंग में हमें आवश्यकता होती है बाइनरी ऑपरेशन की, उसमें फंक्शन से रिलेटेड हमें परिभाषाएं पता होनी चाहिए, तो हम बाइनरी ऑपरेशन को आसानी से समझ सकते हैं। हमने पढ़ा ऑपरेशंस जो पढ़े थे नंबर्स के केस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ हम फंक्शन की तरह डिफाइन करेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस यानी कि 2 नंबर्स पर, 2 एलिमेंट्स पर ऑपरेट करने के लिए जिस संक्रिया को ले रहे हैं हम, उसमें यदि 2 ही अवयव काम में आ रहे हैं एक बार में तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे हमारे सिंपल एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया, बाइनरी ऑपरेशन है, एक बार में हम 2 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे जनरल। अब स्टार हम ऑपरेशन ले रहे हैं तो किन अवयवों पे लें, तो उसके लिए हमने एक सेट लिया, मान लिया एक नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें कुछ अवयव विद्यमान है, और स्टार एक ऑपरेशन है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा यदि एक फंक्शन के नियम को पालन करता है, फंक्शन ए क्रॉस ए टू ए। ए क्रॉस ए टू ए का मतलब हुआ कि हम ए के 2 अवयव लें, और जब हम उस ऑपरेशन से ऑपरेट करें तो जो परिणाम आए वो पुनः ए का सदस्य हो। तो सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने इस ऑपरेशंस के साथ वो ए में विद्यमान हो। इस केस में हम कह सकते हैं कि स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेट हुज डोमेन्स एंड कोडोमेन्स आर इन द सेम सेट। एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम कंसिडर करते हैं, जो नॉन एम्प्टी सेट है। एक ऑपरेशन हम कंसिडर करते हैं प्लस। तो ये जो एडिशन का जो ऑपरेशन है, क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में? तो हम कोई भी 2 अवयव जनरल अवयव ले लें, मान लिया 2 और 3 हम ले लेते हैं, तो 2 + 3 5, 5 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप और भी ले लीजिए, 4 + 5 ले लीजिए, 5 + 6, कोई भी 2 अवयव लेंगे उसका परिणाम पुनः सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही मिलेगा, नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो एडिशन की संक्रिया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने बेसिकली 2 चीज की बात की इसमें, एक तो ऑपरेशन और एक सेट, दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि हम कहें कि एडिशन इन जनरली कह दें कि भाई ये हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक सेट कंसीडर करिए आप 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट्स हो और एडिशन लीजिए, तो क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन इस सेट में?
यदि हम इस सेट को ए का नाम दें तो ए सेट में जो 3 एलिमेंट है 1 2 3 उस पर एडिशन करके हम देखते हैं तो 1 + 2 3 3 विद्यमान है, पर 2 + 3 5 5 इस सेट ए में विद्यमान नहीं है। इसलिए ये जो एडिशन की संक्रिया है इस समुच्चय ए जिसका उदाहरण हमने लिया इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशंस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल लें हम। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही कंसीडर करते हैं, चलो अवयव की संख्या बढ़ा देते हैं हम, और सब्ट्रैक्शन बाइनरी एक ऑपरेशन हम कंसीडर करते हैं। तो अवयव लें हम 3 2 3 - 2 1 1 नेचुरल नंबर है उसमें विद्यमान है, लेकिन 2 - 3 इज -1 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि 2 हमने नेचुरल नंबर से उठाया n से लिया, 3 हमने n से लिया, और उन दोनों का जो डिफरेंस है ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन 2 - 3 इसका परिणाम -1 आया जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में विद्यमान नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं ये किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर सकते हैं या उनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं उसका हम अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वैसे तो कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में ही क्लोजर प्रॉपर्टी छुपी हुई है। कि हमने जब बाइनरी ऑपरेशन को देखा तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हमने इसे किया है कि जिस सेट से हमने एलिमेंट्स लिए हैं उसका परिणाम जब वो संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन पर लगाया जाए तो उसका परिणाम भी उसी सेट में आए। तो वही क्लोजर प्रॉपर्टी का ही रूप था। उसको हम फॉर्मली यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार किसी नॉन एम्प्टी सेट ए में यदि इस नियम का पालन करे, ए का सदस्य है, बी ए का सदस्य है, तो इन पे जो ऑपरेशन किया ए स्टार बी ये भी ए का सदस्य हो, तो हम कहेंगे कि स्टार जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर लिया, एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में, इवन इंटीजर्स के केस में भी, रैशनल नंबर्स के केस में, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन भी है और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चूंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इसलिए वो बाइनरी ऑपरेशन है, ये वाइस वर्सा है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर यदि हम ये कंसीडर करें तो एडिशन इसमें आवश्यक नहीं है कि वो बाइनरी ऑपरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम -√2 या √2 ले और दूसरा हम ले -√2, तो √2 और √2 तो आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे परिणाम मिलेगा 0 जो कि एक रैशनल नंबर है, जो परिणाम इरेशनल नंबर में नहीं आया। इसलिए जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ इरेशनल के केस में, इरेशनल नंबर्स के केस में नहीं है। मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड अदर जो आपके सेट्स हैं नंबर्स के, उनके केस में मल्टीप्लिकेशन है। आप देख सकते हैं कोई भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगेन नेचुरल नंबर होगा, कोई भी दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर होगा। अगेन इररेशनल नंबर के केस में हम आवश्यक नहीं है कि जो परिणाम आए मल्टीप्लिकेशन आए दो रेशनल नंबर का वो अगेन इरेशनल नंबर हो। एग्जाम्पल क्लियर है, √2 × √2 इज अ 2 विच इज अ रेशनल नंबर, यानी कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर्स के केस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, कई नंबर्स में, इवन नेचुरल नंबर्स में नहीं होगा, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स में चूंकि नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स में या सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं करेगा। इसलिए संख्या के साथ साथ सेट और उसमें मौजूद अवयव भी इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कोई संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में है या नहीं। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल बताया, जैसे सब्ट्रैक्शन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। सिमिलरली डिवीजन के लिए हम देख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में हम थोड़ा सा इसको समझ ले, डिवीजन क्यों नहीं है। कोई दो रियल नंबर को हम डिवाइड करें तो अगेन रियल नंबर आएगा। कोई भी दो रियल नंबर ले लें हम, √2 जो रेशनल नंबर है पर रियल नंबर है, √2/3 इज अ रियल नंबर। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल है, कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जिसके कारण डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है, वो नंबर है 0। रियल नंबर्स
जीरो उसमें शामिल है। यदि हम कोई भी एक रियल नंबर लें जो नॉन जीरो है, 2, सपोज हमने 2 लिया, अब 2/0, 2 का जीरो से डिवीजन करें तो हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, दैट इज नॉट कॉल्ड एज रियल नंबर। सो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 अवयवों के लिए उसका परिणाम उसी में आए, इस रूल को ये रियल नंबर डिवीजन के केस में फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए जो डिवीजन है वो रियल नंबर्स के केस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब इसकी जो आती है प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशंस की, कि बाइनरी ऑपरेशंस किन किन नियम का पालन कर सकती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था सेट के केस में, वही यहाँ पर है। यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए पर डिफाइंड है और ए और बी कोई 2 अवयव सेट ए से लेकर यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ये ऑपरेट करने पर अवयवों का ऑर्डर बदल सकते हो और परिणाम सेम प्राप्त होता हो, तो हम कहेंगे कि स्टार जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उस सेट में फॉलो करती है। जैसे एडिशन का केस आप ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में, सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में। पर सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो हमने देखा था कि रियल नंबर के केस में सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन है पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसका रीजन 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पहले सेट के केस में देख चुके हैं। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के केस में ए स्टार बी पहले ऑपरेट हो फिर सी से ऑपरेट हो, या बी और सी ऑपरेट होकर ए से ऑपरेट हो, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एज इन द केस ऑफ सेट थ्योरी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इसी नियम का पालन यहाँ होता, ए स्टार बी 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, किसी भी एक सेट पर एक से ज्यादा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। यदि वो दोनों ऑपरेशन इन नियमों का पालन करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे। ए स्टार बी ओ सी, ओ इज सब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, एंड इफ वी गेट ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, या बी ओ सी स्टार ए तो बी स्टार ए ओ सी स्टार ए, तो हम कहेंगे कि स्टार और ओ जो 2 बाइनरी ऑपरेशन सेट ए में डिफाइंड है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम का पालन करते हैं। इसको वेरीफाई किया जा सकता है जब भी आपके पास कोई उदाहरण हो जिसमें हमें देखना हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके अवयव और उस ऑपरेशन को लेकर हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात आती है ग्रुप पर पहुंचने से पहले 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के केस में ऐसा कौन सा अवयव है, और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करें तो ऐसा कौन सा अवयव है जो किसी भी अवयव के साथ गुणा करने पर उसी अवयव को वापस लौटा देता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टार ऑपरेशन यदि हम मल्टीप्लिकेशन ले तो ए मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर विच गिव अस ए, दैट इज 1। 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3। तो ये जो 1 है मल्टीप्लिकेशन के केस में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है, यदि हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार मान लें और एक सेट ए ले लें, तो एक सेट ए में यदि एलिमेंट ई विद्यमान हो जो इस प्रकार से रूल को फॉलो करे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, वेयर ए इज अ जनरल एलिमेंट ऑफ ए, इट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। इस केस में हम कहेंगे कि जो ई है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इन द सेट ए। अगेन यहाँ पर सेट भी इंपॉर्टेंट है और ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एडिशन की बात करें तो एडिशन के केस में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। अब कुछ इसमें जब थोड़ा सा इसको ध्यान से नहीं देखते हम डेफिनेशन को, तो 0 बोलने में आता है कि एडिशन के केस में 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। बिल्कुल करेगा, पर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में करेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्यों नहीं करेगा कि 0 सेट ऑफ नेचुरल में विद्यमान ही नहीं है। तो इस केस में हम कहते हैं कि एडिशन के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान नहीं है, जबकि सेट ऑफ इंटीजर्स में विद्यमान है, 0 विद्यमान है। वो इस प्रकार से रूल को फॉलो करता है कि 0 प्लस एनी रियल नंबर इज इक्वल टू दैट रियल नंबर, दैट इज 0 + 2 इज इक्वल टू 2।
equal to 2 plus 0. It means 0 is the identity element in case of real numbers. इनवर्स एलिमेंट, जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट का हमें जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद ही हम इनवर्स एलिमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसे दो अवयव जो संक्रिया जो बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट होकर आइडेंटिटी एलिमेंट दें, तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज अ स्टार एंड देयर इज अ सेट ए, जो इस रूल को फॉलो करें, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर -1 दैट इज इनवर्स ऑफ ए। इस वाले एग्जांपल में इनवर्स ऑफ ए क्या है? बी। सिमिलरली इनवर्स ऑफ बी क्या है? ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स के केस में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2 रियल नंबर्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स ऑपरेशन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जो 2 से ऑपरेट होके उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है दे। तो 2 के लिए हुआ 1/2। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज 1, तो 2 और 1/2 एक दूसरे के रियल नंबर्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन ऑपरेशन यदि हम कंसीडर करें तो 3 का इनवर्स क्या होगा? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। 0 क्योंकि हमने देखा 2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू 2, इसलिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम 3 का इनवर्स यदि ढूंढना चाह रहे हैं या 2 का इनवर्स हम यदि ढूंढना चाह रहे हैं तो हमें वो नंबर देखना पड़ेगा जो ऑपरेट होके 0 दे। 3 किससे ऑपरेट होके 0 देगा? एडिशन के केस में -3 से। इट मीन्स 3 का एडिटिव इनवर्स इन केस ऑफ रियल नंबर्स -3 और -3 का 3 है। सेम इन केस ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर और इंटीजर्स दोनों के ही केस में 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है। या एक जनरल एलिमेंट ले तो a का जो एडिटिव इनवर्स है वो -a, बिकॉज a प्लस ब्रैकेट में -a विल गिव अस 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर या इंटीजर्स। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात करें, डिवीजन की बात करें और सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें तो n क्रॉस n टू n यदि हम देखना है डिवीजन के केस में बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो n क्रॉस n के हम 2 कोई भी नंबर लें ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हमने लिया 5 and 3, तो 5, 3 दैट इज ऑपरेशन क्या है? डिवीजन। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 को हमें को देखना है कि वो जो n है इसमें है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 5/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल आपको बताया था। अब ये बाइनरी ऑपरेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम जो डेफिनेशंस हैं, जो ग्रुप का एक सबसे पहली स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन है वो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये हमने सेट थ्योरी पढ़ी, हमने रिलेशंस पढ़े, हमने अब तक फंक्शंस पढ़े, और फंक्शंस के आधार पर जो बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन किया जाता है हमने वो देखा। उस बाइनरी ऑपरेशंस की जो प्रॉपर्टीज थी हमने वो देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट क्या होते हैं, किन सेट्स में किन ऑपरेशंस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट डिफर करते हैं, अलग हो जाते हैं, इनवर्स एलिमेंट अलग हो जाते हैं, डिपेंड करता है सेट क्या है और ऑपरेशंस क्या है। ये सब पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति। एक बाइनरी ऑपरेशन और एक सेट हम लें तो वो आपको कहलाएगा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अभी इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ आपने एक सेट लिया है और एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है, तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम यदि प्रॉपर्टीज बढ़ाते जाएं तो ये डेफिनेशंस बदलती जाएंगी। तो जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो ग्रुपोइड इज अ बेसिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन विच स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी। कुछ
किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो ऑब्वियस है। यदि स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब हुआ जी के कोई भी दो अवयव हम लेंगे तो जो परिणाम आएगा हमें स्टार से ऑपरेट करने पर वो जी का ही अवयव मिलेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्टार जो है वो जी में डिफाइंड है। इसे हम कह रहे हैं ग्रुपोइड। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, जी एक सेट है। यदि हम ये कहते हैं और ये नहीं कहते कि इसमें डिफाइंड है, तब हमें क्लोजर प्रॉपर्टीज उसको बताना पड़ेगा। यदि हमने कह दिया कि उसमें डिफाइंड है, इट मीन क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें फॉलो हो रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लूप। ग्रुपोइड जी एक नॉन एम्प्टी सेट, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन और आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें विद्यमान हो, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है, बीजीय स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएगा? एक लूप कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ती है, आपके नोमेनक्लेचर चेंज होता है, सेमी ग्रुप। यदि स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, इट मींस जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और स्टार किस प्रॉपर्टी को फॉलो करे? साहचर्य नियम एसोसिएटिव को फॉलो करे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रॉपर्टी के साथ सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब यदि हम इंडिपेंडेंटली देखें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? जी एक नॉन एम्प्टी सेट और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन उसमें डिफाइंड है। और दूसरा स्टार एसोसिएटिव है, तो इन दो प्रॉपर्टीज के साथ जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो सेमी ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एन डॉट मल्टीप्लीकेशन को हम यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन के केस में सेमी ग्रुप है, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और मल्टीप्लीकेशन उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम देख चुके हैं, अतः ये एक सेमी ग्रुप है। इसी प्रकार सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में एडिशन जो स्ट्रक्चर है वो सेमी ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ इंटीजर में प्लस बनाता है, पर सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में सब्ट्रैक्शन संक्रिया जो है इस बीजीय पद्धति में सेमी ग्रुप नहीं बनता है, क्योंकि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, बल्कि आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन तो है, इसका मतलब ये एक बीजीय संरचना तो है, लेकिन ये एक सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट है मोनोइड। सेमी ग्रुप में यदि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट और जोड़ दें, आइडेंटिटी एलिमेंट और विद्यमान हो जाए, तो वो जो स्ट्रक्चर है जो सेमी ग्रुप है वो मोनोइड कहलाएगा। अब हम यदि इंडिपेंडेंटली देखें कि एक जी जो नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइंड है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो तो वो एक मोनोइड बनेगा। तो सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टार उसमें डिफाइंड है, स्टार एसोसिएटिव हो जिससे कि वो सेमी ग्रुप बन जाता है, और उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो वो एक मोनोइड बन जाता है। इन तीन प्रॉपर्टी के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका मोनोइड कहलाएगा। अब हम ग्रुप पे आते हैं। यदि हम ये सारी डेफिनेशंस और जो प्रॉपर्टीज हैं हम पढ़ चुके हैं, तो ग्रुप की बहुत आसान सी एक परिभाषा है। ग्रुप के लिए हम एक नॉन एम्प्टी सेट, एक स्टार, दैट इज एक बीजीय संरचना कंसीडर करते हैं, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी? सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो और इनवर्स एलिमेंट उसमें विद्यमान हो। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने अलग से इसलिए शो किया है कि यदि हम ये कह देते हैं कि स्टार उसमें डिफाइंड है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपने आप उसमें फॉलो हो रही है, फिर भी यदि हम इसको बता देते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ जो बीजीय आपका संरचना है या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप कहलाएगा। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूं कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप कहलाता है यदि वो निम्न नियमों का पालन करता है। स्टार उस ग्रुप जी में साहचर्य नियम का पालन करे, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए जी में आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे तत्समक अवयव भी कहा जाता है विद्यमान हो, और इनवर्स एलिमेंट जिसे प्रतिलोम भी कहा जाता है उस स्टार के लिए उस जी में विद्यमान हो। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स कंसीडर करें और ऑपरेशन हम लें एडिशन। तो हमने देखा z प्लस
एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, उसमें आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फिर भी हम देखना चाहें तो दो सेट ऑफ इंटीजर्स में से दो एलिमेंट लें 2 और 3, तो उसका जो एडिशन है वो 5 होगा, जो अगेन एक इंटीजर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होती है। ये वेल नोन प्रॉपर्टी है सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में। एडिशन जो ऑपरेशन है वो साचरी नियम का पालन करता है। 2 + 3 + 5, आप ब्रैकेट बदलकर इसको ऐड करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने देखा, 0 सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि सारे a बिलोंग्स टू z के लिए 0 + a = a + 0 = a। So 0 is an identity element of z under addition. इनवर्स एलिमेंट पूर्व में बताया जैसे कि a के लिए -a एक इनवर्स एलिमेंट होगा, प्रतिलोम अवयव होगा, क्योंकि इन दोनों को हम यदि एडिशन ऑपरेशन से ऑपरेट करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 सेट ऑफ इंटीजर्स में है, -5 सेट ऑफ इंटीजर्स में है, दोनों का एडिशन यदि हम करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्राप्त होता है। इट मीन्स 5 और -5 दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। इसमें सभी अवयवों के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। आप ये एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रतिलोम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सभी अवयवों के लिए प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक अवयव के लिए प्रतिलोम विद्यमान है तो हम कह दें कि हाँ इनवर्स रूल इसमें फॉलो हो रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए सही हो। सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ये जो रूल है ये सभी अवयवों के लिए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। एसोसिएटिव रूल सभी एबीसी जो 3 अवयव हम लेंगे, सभी जो भी है उसमें अवयव विद्यमान, सभी के लिए ये सही होना चाहिए। ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस, इसमें बस मैं आपको आज एक ही परिभाषा आपको बताना चाहूंगा। यदि जो हमने अभी ग्रुप में प्रॉपर्टीज पढ़ी, एसोसिएटिव, इनवर्स एलिमेंट का विद्यमान होना, आइडेंटिटी एलिमेंट का विद्यमान होना और क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके साथ यदि एक प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फॉलो हो जाए तो उस केस में हम इसे एबेलियन ग्रुप कहेंगे। ग्रुप तो वो अपनी पिछली 3 प्रॉपर्टीज के कारण है, यदि उसमें एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है जिसमें क्रम विनिमय का पालन हो रहा है तो वो एबेलियन ग्रुप या आबेली समूह कहलाएगा। आगे जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसको हम रिप्रेजेंट जहां आवश्यकता होगी वहीं रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे। इट मींस एक्स वाई का मतलब यहाँ x मल्टीप्लाइड बाय y नहीं है, यहाँ पर x इज ऑपरेटेड विद y विद द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, जब तक कि स्पेशली स्पेसिफाई नहीं होगी यहाँ पर हमने गुणा को प्रयोग में लिया है। तो जब x स्टार y = y स्टार x या xy = yx नियम का पालन हो रहा है तो उस केस में जो ग्रुप है वो आबेली समूह या क्रम विनिमय समूह भी हम उसे कह सकते हैं, कहलाएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप डिपेंड करता है कि जो हम सेट कंसीडर कर रहे हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। यदि वो फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट ग्रुप बनेगा, यदि वो इनफाइनाइट सेट है तो वो यदि प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो ग्रुप तो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम इसकी ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज हैं उसका अध्ययन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल से इसको और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।